चल अभी तो शुरू किया बेटा लेक्चर है सर त्यांचं चलो 12:15 चलो मतलब जो भी क्वेश्चन मैं लूंगा उससे बस आपको थोड़ा सा वो करूंगा। तो रिवीजन ही तो ले रहा हूँ वेक्टर का। मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 का पहला क्वेश्चन। अब सीधा ये क्वेश्चन आपको लेके जा रहा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की ओर। देखिए डॉट प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आता बघा ह्या प्रश्नामध्ये आता तुम्ही मला सांगायचं बरं का, आता मी बी तुमच्या हरकत नाही आता आलोय बरं का दुश्मनासमोर, काही वेक्टरला रिवाइज नाही केलेलं मी, तुम्हाला शिकवलं त्याच्यात वेक्टर उघडून नाही पाहिलं, कळतंय का तुम्ही? तर आपल्या सगळ्यांना मिळून दुश्मन हरवायचं आहे, ज्याला जसं जमन तसं आठवायचं सांगायचंय। आता पहिल्या प्रश्नामध्ये गिवन काय आहे बघा, मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार दिलेले 2, मॅग्निट्यूड ऑफ बी बार दिलेले 3 आणि मॅग्निट्यूड ऑफ सी बार दिलेले 4 हो। आणि तुम्हाला फाइंड आउट काय करायचं, ए बार प्लस बी बार, बी बार प्लस सी बार आणि सी बार मायनस ए बार। आता एक बोललो करे, आता तुम्ही मला सांगा हा प्रश्न सोडवायचा, याच्यामध्ये ए बार बी बार सी बार या तीन वेक्टरची सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है और आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ये बॉक्स प्रोडक्ट मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अब ए बार प्लस बी बार तो हम कर लेते, लेकिन कैसे करेंगे, ए बार बी बार और सी बार का मैग्नीट्यूड दिया है सिर्फ, और ये ट्रैप है, सीधा सीधा समझ में आता है ये ट्रैप है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड देके आप उस वेक्टर को लिखने की कैसी उम्मीद रख सकते हो? हाँ कंपोनेंट्स दिए हैं तो लिख सकते हैं आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में। अब ए बार का मैग्नीट्यूड दिया है, उससे हम लोग क्या करेंगे, इसका ए बार प्लस बी बार करेंगे कैसा मानकर, ए बार प्लस बी बार लिखेंगे कैसे हम? सर ते बॉक्स मध्ये ते आपण ते क्रॉस प्रोडक्ट में लिखू शकतो ना, डॉट प्रोडक्ट। हाँ डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसका तो कोई इस्तेमाल सीधे तरीके से नहीं हो सकता इसके अंदर। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बार बी बार सी बार क्या होता है, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार होता है। तो मैं यहाँ ये मेरा पहला वेक्टर है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वेक्टर को लिख रहा हूँ ए बार प्लस बी बार डॉट, अब बाद में क्या लिखूंगा मैं, बी बार प्लस सी बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार। अब अंदर ये जो प्लस है वो डिस्ट्रीब्यूटिव और क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है, तो आप इसको लिख सकते हो ए बार प्लस बी बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार। या तो ऐसे लिखो या फिर आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, बी बार क्रॉस सी बार, छोटे छोटे टुकड़े में बांटो, फिर बी बार क्रॉस माइनस ए बार मतलब माइनस बी बार क्रॉस ए बार, फिर सी बार क्रॉस सी बार, और फिर हो गया माइनस सी बार क्रॉस ए बार। ठीक है, अब बेटा इसमें सी बार क्रॉस सी बार क्या बन जाएगा, जीरो वेक्टर। एक ही वेक्टर का खुद के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट, एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री का, साइन 0 हो जाएगा, तो सी बार क्रॉस सी बार बन गया जीरो वेक्टर। अब बचा है आपके पास ए बार प्लस बी बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार माइनस सी बार क्रॉस ए बार। अब क्या करना है, ये ए बार डॉट इसके साथ ये जो एडिशन है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओवर डॉट प्रोडक्ट, तो ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, ए बार डॉट माइनस ए बार डॉट बी बार क्रॉस ए बार, फिर ए बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार, फिर बी बार डॉट प्लस बी बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार प्लस माइनस माइनस बी बार डॉट बी बार क्रॉस ए बार, फिर बी बार माइनस बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आपने देखा है कि अगर कोई वेक्टर रिपीट होता है तो उसका वैल्यू 0 आता है, नॉट 0 वेक्टर 0, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको स्केलर वैल्यू देता है, डिटरमिनेंट होता है। तो अगर ए बार इसके अंदर अगर ए बार रिपीट होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है 0। कोई भी दो वेक्टर रिपीट हो जाए तो वैल्यू 0 होता है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, दो रोज अगर इक्वल हो गए तो सेम हो गए तो वैल्यू 0 आता है। अब यहाँ देखिए ए बार बी बार सी बार तीनों अलग है, ए बार बी बार ए बार ए बार ए बार 0, ये बन जाएगा 0, ए बार 0, बी बार बी बार बी बार बी बार 0। अब बचा क्या आपके पास, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार मतलब ए बार बी बार सी बार बॉक्स के अंदर, और माइनस बॉक्स के अंदर बी बार सी बार ए बार। एक बार पोजीशन चेंज करने के बाद बाहर का साइन चेंज हो जाता है, तो पहले वाले को ऐसे ही रखा ए बार बी बार सी बार,
इस इन दोनों का पोजीशन चेंज किया तो बाहर का साइन प्लस बन गया, बी बार को एज इट इज रखा, इन दोनों का चेंज किया, ए बार सी बार, अगेन ए बार और बी बार को चेंज किया तो क्या मिलेगा, माइनस ए बार बी बार सी बार, तो दोनों का आंसर आएगा 0। अब इसमें इसका कहाँ यूज हुआ, तो ये चकमा द्यायला ठेवलेला होता, चकमा माहिती ना, हाँ सर चकना मतलब ये आपको फंसाने के लिए दिया हुआ था कि आप इसके अंदर फंस जाए। कितने लोगों ने किया था ये क्राइम, आया था हाँ। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। सर तो 0 वेक्टर येईल का 0 आएगा ना, वेक्टर क्यों आएगा, नहीं देखो सिंपल याद रखना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा आपको स्केलर वैल्यू देता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको स्केलर देता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको वेक्टर देगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी आपको स्केलर देगा, और ये तो है ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ना, है तो स्केलर प्रोडक्ट नाम नहीं है उसके, क्या आंसर स्केलर ही आना है। आ रही बात समझ में, हाँ उत्पादन नको उद्यापासून येताना वेक्टर रिवाइज करून येते आपल्याला, आणखी 2 दिवस आहेत, 19-20 हाँ क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार दिया है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार दिया है 4, देन द वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर व्हिच ए बार प्लस लैम्बडा बी बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार माइनस लैम्बडा बी बार। तो आपको निकालना क्या है बेटा, इसके अंदर लैम्बडा का वैल्यू निकालना है। अब आप मुझे बताइए ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या यूज करेंगे, डॉट। अगर दो परपेंडिकुलर होते तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये वेक्टर ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, ए बार माइनस लैम्बडा बी बार, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। तो इसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो ए बार डॉट ए बार प्लस माइनस माइनस लैम्बडा टाइम्स ए बार डॉट बी बार प्लस लैम्बडा टाइम्स बी बार डॉट ए बार प्लस माइनस माइनस इक्वल्स टू 0 लैम्बडा स्क्वायर बी बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, तो ए बार डॉट ए बार 0 आ गया, तो बचा माइनस लैम्बडा ए बी cos थीटा प्लस लैम्बडा ए बी cos थीटा। सर थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है ना, ए बार डॉट बी बार का डेफिनेशन क्या होता है, ए बार और बी बार, ए बार एक वेक्टर है बी बार एक वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है AB cos ए बी cos थीटा, थीटा एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। सर 180 है ना, कहां हुआ डॉट प्रोडक्ट के रहता है, हां सॉरी डॉट प्रोडक्ट में स्क्वायर आता है, इन दोनों के बीच का एंगल 0 आएगा ना। हाँ क्या आपने 0 बोला था, तो आपने हाँ बोल दिया ना। ए बार और ए बार वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, cos 0 बनाएगा ना, तो a into a क्या होगा a स्क्वायर माइनस लैम्बडा ए बी cos थीटा प्लस लैम्बडा ए बी ए कपड़े माइनस लैम्बडा सर स्क्वायर 180 ए स्क्वायर को cos थीटा 1 by सर वो तो हो जाएगा। डायरेक्ट पलटला तुला कळलं तो हां मला कळलं a स्क्वेअर माइनस लैम्बडा स्क्वेअर b स्क्वेअर इक्वल 0। आता a म्हणजे काय, मॅग्निट्यूड ऑफ a बार आहे जी दिलेली 3 म्हणजे a चा स्क्वेअर 9 माइनस लैम्बडा स्क्वेअर, मॅग्निट्यूड ऑफ b 4 16, तो 9 इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वेअर इनटू 16, तो लैम्बडा स्क्वेअर बन जाएगा 9 by 16, तो आंसर आएगा लैम्बडा का 3/4 या प्लस माइनस 3/4 प्लस माइनस 3/4 लिखो, तो आंसर देखो क्या दिया है। अरे √9/16 म्हणलं ठीक है। Question number 3. If sum of two unit vectors is itself a unit vector, then the magnitude of their difference is ये क्वेश्चन क्या है, अगर सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, ये अगर यूनिट वेक्टर है तो पूछा है उन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या आएगा।
समजा ए बार हे एक युनिट वेक्टर आहे, लेट ए बार एंड बी बार भी यूनिट वेक्टर, ठीक है, मान्य। देन गिवन क्या है, देन गिवन क्या है कि इन दोनों का सम मान लेते सी बार आता है विच इज यूनिट वेक्टर। जयगोंडनगर की सभा है। सर राग आ रहा होता जयगोंडनगर की सभा है। ए बार आणि बी बार दोन युनिट वेक्टर आहेत अय, हो आणि त्यांची सम युनिट वेक्टर येते म्हणताय बरं का। तर तुम्हाला फाइंड आउट करायचं मॅग्निट्यूड ऑफ देअर डिफरन्स, मॅग्निट्यूड ऑफ देअर डिफरन्स, त्या दोन वेक्टरच्या डिफरन्सचा मॅग्निट्यूड। ए ए तू जाईल घे। ए बार आणि बी बार दोन युनिट वेक्टर आहेत, त्यांची सम मी सी बार ने डिनोट केली आहे, पण ती सुद्धा काय आहे, युनिट वेक्टर आहे। तुम्हाला फाइंड आउट काय करायचं, मॅग्निट्यूड ऑफ देअर डिफरन्स, त्या दोघांच्या डिफरन्सची मॅग्निट्यूड तुम्हाला फाइंड आउट करायची आहे, बरोबर आहे। मग अशा पद्धतीच्या प्रश्नामध्ये तुम्ही काय करणार, ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर करते हो तो आपको फायदा हो सकता है। कैसे, देखो क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो आपको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार 1 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार भी 1 है, और क्योंकि ए बार प्लस बी बार भी यूनिट वेक्टर तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार भी 1 है। तो अगर मुझे ए बार माइनस बी बार फाइंड आउट करना है, तो अगर मुझे ए बार माइनस बी बार निकालना है, तो मैं अगर ए बार माइनस बी बार डॉट ए बार माइनस बी बार लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यही तो गलती हो जाती है ना। ए बार माइनस बी बार हमें पता नहीं क्या है, दोनों यूनिट वेक्टर, लेकिन उनका सबट्रैक्शन यूनिट वेक्टर ही आएगा, ये वो किसने बोला है, वेक्टर है ना वो, तो वो क्या 1 - 1 वाला थिंग नहीं है, एक यूनिट वेक्टर है दूसरा भी यूनिट वेक्टर, उसका सबट्रैक्शन रिजल्टेंट आता है बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमें क्या लगता है, आंसर में भी 0 दे रखा है क्या, चलो ये अच्छी बात है ना। तो मतलब कम से कम ये तो बच्चा सोचेगा कि चलो 0 तो नहीं है, कुछ और है इसके अंदर। चलिए तो ए बार माइनस बी बार डॉट ए बार माइनस बी बार हमने किया। अब इसमें इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व होगा ये, ए बार डॉट ए बार माइनस ए बार डॉट बी बार माइनस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार डॉट बी बार। तो ए बार डॉट ए बार बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बार डॉट बी बार माइनस बी बार डॉट ए बार प्लस बी स्क्वायर। अब क्योंकि ए स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर है, तो ये 1 आ जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा, 1 माइनस ए बार डॉट बी बार माइनस बी बार डॉट ए बार प्लस 1। तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ माइनस 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार। हाँ, तो इसमें से 2 कॉमन निकालिए, बचेगा 1 माइनस ए बार डॉट बी बार। सर तो आपने 2a भी कैसे किया, वो a भी किया और b है क्या? अब तो क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है ना, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, तो माइनस ए बार डॉट बी बार माइनस ए बार डॉट बी बार माइनस 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार करके। सर फिर वहाँ पे a b cos थीटा लिखा। हाँ तो अब वही पे सवाल है ना कि ए बार डॉट बी बार को ए बी cos थीटा लिख देंगे तो थीटा कहाँ से लाएंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर से किस तरीके के है, किस वेक्टर के अलोंग है, उनके बीच में क्या एंगल है कुछ पता नहीं है। तो यहाँ आके रुक गए हम कि ए बी ए बार डॉट बी बार का वैल्यू कैसे निकाला जाए। सर इथे ते कट होईल ना, क्या करते हैं, a डॉट b आणि माइनस b डॉट a। क्यों साइन सेम है ना, कट क्यों होगा, 2 टाइम्स होगा ना। मेरे सर त्यांना कॉम्पिटिटिव रहते। ओ क्रॉस प्रोडक्ट अलग होता है बच्चे, सर ए बार क्रॉस बी बार को अगर आप बी बार क्रॉस ए बार लिखते हो तो साइन चेंज होता है। डॉट प्रोडक्ट में आपने ए बार डॉट बी बार मतलब हो गया ए बी cos थीटा और बी बार डॉट ए बार भी हो गया ए बी cos थीटा, तो माइनस सेम साइन है तो माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा। अब सवाल ये है कि भैया ए बार डॉट बी बार का वैल्यू कहां से निकालें, ऊपर आने को स्क्वायर करो, ऊपर आने ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर। हाँ अब ए बार प्लस बी बार का अगर स्क्वायर करके देखते हैं तो देखेंगे कैसे किया जा सकता है इसको।
हाँ, वही एक तरीका है कि ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर करके देखिए। तो अगर मैं ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर करता हूं, मतलब ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार, पण हे काय आहे? सी हा काय आहे? युनिट वेक्टर. हा काय आहे? युनिट वेक्टर. म्हणजे दोन युनिट वेक्टरचा डॉट प्रोडक्ट काय आहे? इथे लिहिलेलं ना आपण सी बार युनिट वेक्टर आहे. म्हणजे मी राईट हँड साइडला काय करतोय? सी बार डॉट सी बार. कळतंय का? समजलं. म्हणजेच मला काय भेटणार आहे? की दोन सेम वेक्टर आहेत. तर तुम्ही डायरेक्टली 1 पण लिहू शकता. हा एक वेक्टर आणि तोच वेक्टरला त्यासोबत डॉट प्रोडक्ट घेताय ना, म्हणजे डायरेक्टली 1 लिहू शकता ना तुम्ही. ए बार डॉट ए बार कसं असतं? दोघांमधला अँगल 0 असतो ना, म्हणून फक्त काय होतं, त्यांची मॅग्निट्यूडचं मल्टिप्लिकेशन होतं. तिथं सी स्क्वेअर नाही ना तर मग सी स्क्वेअर लिहा. सी स्क्वेअर बी 1च येतं ना, कारण सी बार काय आहे? युनिट वेक्टर आहे आणि त्याचा स्क्वेअर, त्याची मॅग्निट्यूड 1 आहे, तर सी स्क्वेअर बी 1च येणार आहे. पण आता हे असं केल्यामुळे काय होईल? आपल्याला ए बार डॉट बी बार फाइंड आउट करायला फायदा होईल. कळतंय का? मग आता इथं काय होईल रे? ए स्क्वेअर प्लस ए डॉट ए स्क्वेअर प्लस ए बार डॉट ए बार प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 1. म्हणजे हे झालं ए स्क्वेअर प्लस 2 टाइम्स ए बार डॉट बी बार प्लस बी स्क्वेअर इज इक्वल टू 1. हो, तो ये 1 प्लस 1 हो गया, -1/2. तो 2 टाइम्स ऑफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस वन माइनस 2 होगा ना, माइनस है ना? हाँ सर. हाँ, तो ए बार डॉट बी बार क्या है फिर आपके पास? -1/2. ये हो गया ए बार डॉट बी बार का वैल्यू. इस ए बार डॉट बी बार को इसको 2 बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं. तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा आपको? फ्रॉम 1 and 2 ए बार माइनस बी बार. हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? ए बार माइनस बी बार का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं ना. ए बार माइनस बी बार डॉट ए बार माइनस बी बार कर रहे हैं फाइंड आउट हम. ठीक है? हाँ, तो क्या मिल रहा है वो आपको? 2 टाइम्स 1 माइनस ऑफ -1/2. मतलब कितना आ रहा है ये प्लस हो जाएगा 3/2. 2 into 3/2 दैट इज 3. तो अब ये आपको मिला है ए बार माइनस बी बार का होल स्क्वायर जो आया है 3. तो आपको क्या चाहिए? ए बार माइनस बी बार का मैग्नीट्यूड चाहिए. तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा आपको? √3. बरोबर आहे सर. क्यों? ये मैंने मॉड नहीं लिया, ये मैग्नीट्यूड है. क्यों? क्योंकि ए बार माइनस बी बार का होल स्क्वायर वेक्टर नहीं रहता, नंबर होता है. स्केलर आ रही बात समझ में? तो ए बार माइनस बी बार का आपको मैग्नीट्यूड मिल गया √3. करते हैं? हो सर. क्या हुआ? कौन सा वाला? ये हमने ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार लिया. क्यों लिया? क्योंकि हम लोग यहाँ पर ए बार डॉट बी बार नहीं निकाल पा रहे थे. ये बेटा बोलने को, हम ए बार डॉट बी बार नहीं निकाल पा रहे थे, तो हमने ए बार प्लस बी बार डॉट ए बार प्लस बी बार कैलकुलेट किया, जिससे हमें ये तो सीधा दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया ना. हाँ, अपने को इस एग्जांपल से समझेगा कि इस तरीके की सिचुएशन में ऐसा करने का है. तो अगली बार अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये करना पड़ेगा. ठीक है? यही तो सोचना है ना, फिर और क्या है. लिहायचे वही काढून घ्यायचं सोबत द्या. हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 बोलना का बरं का. क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये काय दिलेले? मॅग्निट्यूड ऑफ ए बार दिलेले 3, मॅग्निट्यूड ऑफ बी बार दिलेले, मॅग्निट्यूड ऑफ सी दिलेले 7, आणि एक गोष्ट दिली ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार जे आहे ते 0 आहे. देन द अँगल बिटवीन ए बार अँड बी बार. देन अँगल बिटवीन ए बार अँड बी बार. ए बार आणि बी बार मधलं तुम्हाला अँगल फाइंड आउट करायचं आहे.
हे बघा ए बार आणि बी बार मधला अँगल फाइंड आउट करायचं तुम्हाला माहिती डॉट प्रोडक्ट तुम्ही घेऊ शकता ज्याच्यामध्ये ए बी कॉस थिटा येईल हो सर. बरोबर आहे. पण तुम्हाला मॅग्निट्यूड ऑफ ए माहिती मॅग्निट्यूड ऑफ बी माहिती पण ए बार डॉट बी बारचं काय करणार कळतंय का. कारण कॉस थिटा इज नथिंग बट ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय मॅग्निट्यूड ऑफ ए इंटू मॅग्निट्यूड ऑफ बी असतं ना. नुसतं डिनॉमिनेटर माहिती न्यूमरेटर माहितीच नाही. तुम्ही ए बार डॉट बी बार घेतलं ए बी कॉस थिटा असतं ना मग कॉस थिटा काय बनणार आहे ए बार डॉट बी बार डिवाइडेड बाय ए बी. ए म्हणजे 3 बी म्हणजे 5 15 माहिती पण ए बार डॉट बी बार कुठून आणायचा लक्षात आलं का. मग त्याच्यासाठी ही कंडिशन दिली इसके ऊपर गौर फॉर्म्युला. परत तुम्हाला ए बार डॉट बी बार पाहिजे तर मग तुम्ही काय करणार रे ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू एल मायनस सी बार आणि दोन्हीकडे ए बार प्लस बी बार इकडे ए बार प्लस बी बार मल्टिप्लाय करा हो आणि इकडं मायनस सी बारला मायनस सी बार सोबत डॉट प्रोडक्ट घ्या. आता तुम्ही म्हणता दोन्हीकडे वेगवेगळ्या कसं केलं हा सर. दोन्ही व्हॅल्यू सेम आहे ना. सी बार म्हणजे काय आहे ए बार प्लस बी बार आहे लक्षात येते का. म्हणजे मायनस सी बार म्हणजे ए बार प्लस बी बार आहे ना. तर तुम्ही मायनस सी बार मल्टिप्लाय करता म्हणजे हेच करताय ना. येस सर. यस सर. हो येस सर. हा आणि हे असं काय केलं कारण एक साइड तुमची मोकळी होऊन चालली ना आता. मायनस सी बारचा मायनस सी बारचा डॉट प्रोडक्ट घेतला तर सी स्क्वेअर येणार आहे ज्याची व्हॅल्यू तुमच्याजवळ 49 येऊ शकते. यस सर. आणि मग ह्यांचा प्रोडक्ट काय येतो ए स्क्वेअर प्लस 2 ए बार डॉट बी बार प्लस बी स्क्वेअर विच इज इक्वल टू सी स्क्वेअर. मग आता तुम्हाला इथे ए बार डॉट बी बार भेटते ना म्हणजे हे तिसऱ्या गणितासारखंच होतं. म्हणजे ए स्क्वेअर म्हणजे मॅग्निट्यूड ऑफ ए चा स्क्वेअर 9 प्लस 2 ए बार डॉट बी बार बी स्क्वेअर म्हणजे 25 आणि सी स्क्वेअर म्हणजे 49. मग 25 आणि 10 35 34 49 मधून 34 गेले 15 ए बार डॉट बी बार किती झालं तुमच्याकडे 15/2. ही जी व्हॅल्यू आली ही तुम्हाला आता अँगल इस्तवान काढण्यासाठी मदत करणार आहे. तर हा जो आहे तुमचा हा अँगल इस्तवान आहे म्हणजेच cos थीटा ए बार डॉट बी बार काय तुमच्याकडे 15/2 डिवाइडेड बाय AB म्हणजे 3 × 5 15 उडाले उरलं काय 1/2 सर ते 5 आहे सर 15 नाही 5 3 15 बी होतात. सॉरी 1/2 तुमच्याजवळ उरलेले मग तुम्हाला हा अँगल इस्तवान काढायचा Sin आहे 60. म्हणजे काय अँगल इस्तवान येस. क्या बात है 60 बोलायला जाऊ. ऑप्शन मध्ये cos 60 बोलला. हां ऑप्शन बी इज मॉडिफाइड. ऑप्शन बी ला π/3 करा. ऑप्शन बी ला π/3 करा. हो हो. चला पुढे चला क्वेश्चन यार कोण कथा करतोय सर थर्ड वाला राऊंड तू आधी जेवढा मोठा बरं. पटापटली आणखी 4 लिहायचं आहे. पुढे पुढे चाललो मी खतरनाक गेम पकडलाय. 5वर ओलुमे मजा आ गया. सरांनी गाणं टाकल्यावर चालायला म्हणतो ए काय जाऊ दे ए टेट्राहेड्रॉन त्याचं काढायचं व्हॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हुज व्हर्टायसेस आर 4 व्हर्टायसेस दिलेले इज्जतीत. अबकडे म्हणूया त्यांना ABCD A 1 - 6 10 B -1 -3 7 C 5 5 - 1 लॅम्बडा D 7 -4 7. बघा आता चाल कशी खेळली बघा. चाल कशी खेळली बघा. टेट्राहेड्रॉनचे 4 व्हर्टायसेस दिले. तुम्हाला माहिती तुमच्याजवळ काय पाहिजे सर व्हॉल्यूम दिले एजेस 4 टर्मिनल व्हॉल्यूम पण दिलेला आहे कारण लॅम्बडा काढायचा. व्हॉल्यूम किती आहे 11 ते बधीर तुला माहिती आहे 1/6 ए बार 11 आहे रे. 11 हा
हाँ सही है, आप फॉर्मूला बता रहे थे। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन निकाला जाता है बेटा 1/6 इंटू कोटर्मिनस स्टेजेस ए बार बी बार सी बार बॉक्स प्रोडक्ट, ये होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। उगे शायनी आणले होते तिकडे दोन। काय विषय नाही. व्हॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन साठी तुम्हाला कोटर्मिनस एजेस माहिती असणं आवश्यक आहे आणि त्याच्यासाठी एक पॉइंट पकडायचा, त्याचा बाकीच्या पॉइंट्स वेक्टर घ्यायचा, म्हणजे ए बी बार ए सी बार आणि ए डी बार फाइंड आउट करणार, म्हणजे कोटर्मिनस एजेस भेटणार. मग कोटर्मिनस कोटर्मिनस एजेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन आर ए बी बार ए सी बार, डायरेक्ट घेऊनच टाकून ए बी बार म्हणजे काय रे, याचा पोझिशन वेक्टर आणि याचा पोझिशन वेक्टर. ए बी बार म्हणजे याच्या पोझिशन वेक्टर मधून त्याला मायनस बी बार माइनस ए बार, -1 -1 -2 -2 i क्या, -3 + 6 3 j क्या, 7 - 10 3 काही क्या. आता बघा बरेचसे पोरे बरेचसे पोरे काय करतील, ए बी बार बी सी बार आणि सी डी बार घेतात बरं का. ए बी बार बी सी बार सी डी बार घेते. मैंने पहले वही हाँ देखो समझ में आया ना सर कोटर्मिनस. ए तो ए बी बार ए सी बार ए डी बार कोटर्मिनस है तो एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए. तो ए बी बार लिखा, अब ए सी बार सी बार मैंने था 5 - 1 4 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस लैम्डा -10 k कैप. ए डी बार 7 - 1 6 i कैप -4 + 6 गपरे बाबा तू लय चुकी सांगतोस रे, तू गपच बसत आहे. 7 - 10 -3 काही कॅप. आता 3 कोटर्मिनस एजेस भेटलेले तुम्हाला. हा तर तुमचा वॉल्यूम 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी बार ए सी बार ए डी बार. हा मग वॉल्यूम किती दिलेला आहे, L1 L1 इज वॉल्यूम, L1 into 66 और इसका लेना है हमें डिटरमिनेंट. तो डिटरमिनेंट कैसे आएगा, -2 3 -3 4 5 लैम्डा -10 6 2 -3. ये हो गया डिटरमिनेंट. काही पोरं जीवाच्या आकांताला लिहित आहेत आणि वाटतं पटापटा लिहा. हे शिकणाऱ्यांची गोष्ट झाली. तसे विद्यार्थी नाही बसले. शांत बैस. -2 इंटू चला तो 66 इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे -2 -15 -15 2 लैम्डा -20 -15 I cannot -2 लैम्डा + 20 -2 times of lambda -10. ते सेम झालं ना बरोबर नाही आहे -3 -3 4 3 -12 -12 6 into lambda -10 -3 -3 8 -30 बरं -22. Look at -22. -2 -15 -2 lambda plus 20. आता कितना -18 -12 -6 lambda plus 16 -3 22. Cover 30 वीस मधून 15 गेले 5 उरले. -2 सर वरती काय झालं बरोबर तुम्ही सर तुमचं हे याचं काय टेन्शन माझं आहे 5 दुनी 10 -10 प्लस 4 लॅम्बडा या दोघांचं. इकडे 60 मधून 12 12 गेले, 48 48 गुणिले 30 मायनस 48 3 equal to that was 136. 144. हे 66 आणि हे कॅन्सल झाले. एवढा क्वेश्चन झाला तुझे दोघांना हाकून देणार. 22 लॅम्डा
किती झालं 154 राईटला पार्ट असेल इज इक्वल टू 22 लॅम्बडा 22 7 54 असेल म्हणजे लॅम्बडा इज इक्वल टू 7 उठ आणि बाहेर येतो तू उलटी दोघांनी सर तिथे ऍडिशन कसं काय? सर एक फोटो काढ कुठं बेटा मायनस हे दरवाजे हां सर एक फोटो फोटो काढायचं नंतर रेकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट काढून घ्या हां 6 क्वेश्चन if ulfa beta gamma are direction angles of a line and ulfa is 60 ulfa 60 दिया है बीटा 45 दिया है और गैमा निकालना है ठीक है और उल्फा बीटा गैमा क्या है डायरेक्शन एंगल से हमारे पास क्या पता है हमें डायरेक्शन कोसाइन के बारे में ओए बेटा हमें डायरेक्शन कोसाइन के बारे में क्या पता है एक एलएम था एलएम में अगर डायरेक्शन कोसाइन से तो क्या होता है एक ए बेटा l square plus m square plus n square is equal to 1 l square plus m square plus n square is equal to 1 पता है l क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन मतलब cos square उल्फा cos square बीटा प्लस cos square गैमा is equal to 1 ना अल्फा हमारे पास है 60 cos 60 का वैल्यू कितना आता है 1/2 ना 1/2 ना का स्क्वायर 1/4 प्लस cos बीटा का वैल्यू क्या है 1/2 1/4 प्लस cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 इन दोनों का कोणतं त्याच्यावर तू घ्यायचं आहे म्हणजे सेम फॉर यू आल्सो 1/4 एलसीएम 1 + 2 3/4 3/4 उधर चला जाएगा तो cos स्क्वायर गामा 1 - 3/4 तो आपको मिलेगा 1/4 तो cos गामा आएगा प्लस और माइनस 1/2 अगर cos गैमा 1/2 लेते हो और cos गैमा -1/2 लेते हो तो ये तो आ जाएगा गैमा 60 गैमा आ जाएगा 60 गैमा 60 आ गया अब इस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो cos 60 π/3 और इसको पॉजिटिव बनाना है तो cos ऑफ π - π/3 लिखना होगा आई कि नहीं ये बन जाएगा cos ऑफ 2 π/3 मतलब 120 तो π/3 एंड 2 π/3 आर द टू एंगल्स टू डायरेक्शन एंगल्स ठीक है तो सही ऑप्शन है π/3 मतलब 60 एंड 120 60 और 120 ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 सर अगर वो बीटा की जगह 30 रहता तो हां एक कोणा पर क्वेश्चन है बीटा में अगर बीटा की जगह 30 रहता तो क्या हुआ अगर तो फिर नहीं आता था ना वैल्यू पॉसिबल पॉसिबल नहीं तो फिर गामा क्या लिखेंगे cos इनवर्स करके लिख दो हां वो करना cos इनवर्स लिख दो पुढचा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 किती जणांनी केलं रे किया आपने डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस हे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस ह्या प्रश्नाला व्यवस्थित समजून घ्या कारण पॉइंटचं डिस्टन्स स्पेस मध्ये आहोत आपण पॉइंटचं डिस्टन्स y एक्सिस पासून फाइंड आउट करायला सांगितले प्लेन पासून नाही बरं का प्लेन पासून असं तर कोणता तरी कोऑर्डिनेट आला असता आता काय होते रे डिस्टन्स ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस सांगितलेले मग इथं काय घटित होईले ए आपके पास 3 एक्सिस है x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस और एक पॉइंट है स्पेस में जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3 4 5 अब आपको इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस लेना है तो जब भी डिस्टेंस लिया जाएगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाएगा यस सर ये मान कर लक्ष्य जब भी डिस्टेंस लिया जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाएगा अब इसको 2D में निकालूंगा तो उतना समझेगा नहीं
मैं थोड़ा सा 3D में ट्राई करता हूँ, ठीक है। मेरे पास 3 एक्सिस है, यस सर। ठीक है, और एक नरोडे का पेन है, सर वीडियो हाँ, खोसे का पेन है। So I have 3 markers of mine of Prayas is your mass and 1 pen of Khose. ठीक है। हाँ, तो पेन का इस्तेमाल हम पॉइंट से y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए करने वाले हैं। अब जैसे मान लो पॉइंट यहाँ पर है, इस स्पेस के अंदर, स्पेस में पॉइंट है आपका, और इस पॉइंट से आपको ये y एक्सिस जो है, ये कौन सा एक्सिस है? X है वो। x है, ये y है। अब इस पॉइंट का y एक्सिस से आपको डिस्टेंस निकालना है, तो सीधी सी बात है कि पॉइंट से आपको y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। तो मान लो ये हमारा परपेंडिकुलर है, और जो खोसे के पेन का जो निप है वो है पॉइंट, ठीक है। मतड़िया, हाँ। तो ये पॉइंट है आपका स्पेस के अंदर का, वहां से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। अब आप मुझे बताइए, आपको ये डिस्टेंस चाहिए, जो पेन है उसका लेंथ चाहिए आपको, तो आप इसको और ओरिजिन को जोड़ नहीं सकते, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा है, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला हुआ है, तो आप इस पॉइंट का इस प्लेन से जो डिस्टेंस होगा उतना ही ये वाला डिस्टेंस होगा। नहीं समझे? इस पॉइंट का देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला गया है, तो एक पेन यहाँ पर आ रहा है, जो होगा डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड दिस पॉइंट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हमारे पास है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से ये जो डिस्टेंस है ये मिल जाएगा। सर। अब राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर इस पॉइंट से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाला हुआ है, तो ये डिस्टेंस मिल गया। फाइंड आउट करना ये, अगर ये मिल जाए तो बात खत्म। तो ये डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल में इस पॉइंट का x एक्सिस और z एक्सिस से डिस्टेंस है, मतलब पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया है उस पॉइंट का x z प्लेन से डिस्टेंस मतलब y कोऑर्डिनेट होता है। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है कि नहीं? हाँ सर है। अब बाबा कोणाला कळत नाहीये है सर, सेम है। ये पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये डिस्टेंस निकालना टारगेट है, हाँ सर। ये डिस्टेंस निकालना टारगेट है। यहाँ से इसको जोड़ दिया ओरिजिन से, तो ओरिजिन के तो 0 0 0 होते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं, डिस्टेंस फार्मूला से आराम से निकल जाएगा डिस्टेंस। सवाल है यहाँ से जो यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला है, ये डिस्टेंस कैसे निकालूं? तो इस पॉइंट का इस प्लेन से जितना डिस्टेंस है उतना ही इसका है। किसी भी पॉइंट का किसी भी प्लेन से डिस्टेंस मतलब कोऑर्डिनेट होता है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इस पॉइंट का x एक्सिस और z एक्सिस, मतलब इस प्लेन xz प्लेन से डिस्टेंस मतलब उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो गया। तो इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 4। तो अब अगर मान लो मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करता हूँ और ये ऐसे ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट का xz प्लेन से डिस्टेंस मतलब ये हो गया 4 y कोऑर्डिनेट, और ये है धन्न। तो ये क्या हो गया? ये डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस फार्मूला 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर 25। 25 आणि किती झाले रे? 49 होतं। 50 झाले, रूट 50 म्हणजे 5 रूट 2। 5 रूट 2 काय झाले? हे डिस्टेंस झालं। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस क्या बन जाएगा फिर? इसका स्क्वायर, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज नथिंग इसका स्क्वायर मतलब 50 माइनस इसका स्क्वायर 16, दैट इज कितना हो गया? 34। तो ये डिस्टेंस हो गया ना, डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, मैंने कहा स्क्वायर रूट लिया है, तो डिस्टेंस क्या आएगा फिर? रूट 34 है का ऑप्शन। हा प्रश्न महत्वाचा आहे बरं का, सोपा आहे की नाही? पण याला कन्फ्यूज कशाच होत होतं माहिती का आपण? डिस्टन्स कसं घ्यायचं ते, हा डिस्टन्स कसं घ्यायचं, पण सहसा आपल्याला काय वाटतं y ऍक्सिस ते 4 घेताना मीच होता। 4 घेताना हुकलं असतं, किंवा काही पोरांना काय वाटतं माहिती का की डिस्टन्स ऑफ पॉइंट फ्रॉम y ऍक्सिस सांगितलं सुद्धा हे तर आपण बघितलंच नाही, आपल्याला तर डिस्टन्स ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन माहिती आहे, ऍक्सिस पासून डिस्टन्स कसं काढायचं? लक्षात आलं का? तर एक लक्षात ठेवायचं, पॉइंट पासून प्लेनचं डिस्टन्स असेल तर डायरेक्ट कोऑर्डिनेट भेटणार, पॉइंट पासून लाईनचं डिस्टन्स असेल तर परपेंडिकुलर डिस्टन्स असतं। आता जर आपल्याजवळ समजा या लाईनचं इक्वेशन असतं y ऍक्सिसचं, तर आपण काय करू शकलो असतो? डिस्टन्स ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाईन 3D वाला फॉर्म्युला वापरू शकलो असतो। कळतंय का? सर याच क्वेश्चन मध्ये जर x ऍक्सिस असलं तर 3 घेतलं असतं ना आपण। x ऍक्सिस असतं, ह्याच क्वेश्चन मध्ये काय असतं? डिस्टन्स फ्रॉम x ऍक्सिस। ते x ऍक्सिस वर परपेंडिकुलर टाकला असता, आणि x ऍक्सिस वरती पॉइंट आहे म्हणजे त्याचं डिस्टन्स yz प्लेन पासून,
म्हणजे x कोऑर्डिनेट 3 घेतला असतं डिस्टन्स. हा x ऍक्सिस वरचा डिस्टन्स 3 आणि तुम्ही हायपोटेनस तर स्वतः काढू शकतात ना डायरेक्ट. तो जर z ऍक्सिस वर पॉइंट असता तर 5 घेतलं असतं. 5 डिस्टन्स झाला असतं याच्यावरती आणि हायपोटेनस सेमच राहिला असता. हायपोटेनस का बरं चेंज झाला असता? कळतंय का? हो सर. मारलं कसं बेटा आता मॅच मध्ये दाखवतील 22 ऑक्टोबरच्या ऍडच्या मध्ये. सर का बरं? किती नाही? 12:15. अरे मग बावळ्या जायचं असतं ना पहिले. सर ते केव्हाचं सुरू केलं 8:30 केलं होतं. मग आता काय जाऊन पाहिजे? आता वापस गेलो. जा मग गमन जा. थोडं लवकर निघत जा. CS लावायचं. क्वेश्चन नंबर 8 उरलेले मी 10 पर्यंत घेणार आहे. 10 पर्यंत घेणार आहे. पुढचे तोंडी आहेत. पुढचे तोंडी आहेत त्याच्यामुळं यार रुद्र तुला सीएस आहे. रेकॉर्डिंग कोण काय? ए रुद्र तुझं कुठं सीएस आहे? द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स. एक लाइन है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 8 एक लाइन है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है -2 1 -8 एंड ABC. इन दो पॉइंट्स को एक लाइन ज्वाइन कर रहा है. ये पॉइंट है और ये पॉइंट है. इन दो पॉइंट्स को एक लाइन ज्वाइन कर रहा है. ठीक है. और बोला है कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है किसी और लाइन को, पैरेलल टू द लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियोज हमें पता है और उसके डायरेक्शन रेशियोज है 6 to 3. मतलब इस लाइन को जो पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियो 6 to 3 है. इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो कौन बताएगा मुझे? हाँ 6 to 3 पैरेलल रखना है. हाँ 6 to 3 है लेकिन दो पॉइंट्स है आपके पास लाइन के ऊपर के, क्योंकि आपको ABC निकालने के लिए बोला है ना. आपको ABC निकालने के लिए बोला है. B-1 C+X. सर पण डायरेक्शन सेम राहतात ना. सेम राहतात. इथं ABC डायरेक्शन रेशियो म्हणून नाही घेतलेलं. या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट म्हणून घेतलेले. ते कोऑर्डिनेट काढायचे तुम्हाला. आपण इन जनरल ABC हे डायरेक्शन रेशियो साठी डिनोट करतो. इथं XYZ म्हटलेले त्याला आपण इक्वेट करणार. त्याला इक्वेट करणार. लक्षात घ्या लाईन वरचे दोन पॉइंट्स असतील तर त्या लाईनचे डायरेक्शन रेशियो कसे लिहितात? x - x1 म्हणजे a - of -3 a + 2 b - 1 आणि C+8 हे झाले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाईन. पण ह्या लाईनचे ह्याच्या पॅरलल लाईनचे डायरेक्शन रेशियो 6 to 3 आहेत. मग दोन्हीला तुम्ही इक्वेट करू शकता कारण सेम असतात. म्हणजे a + 2 = 6 b - 1 = 2 आणि C+8 = 3. तर a काय झालं तुमचा 4 b काय झाला 3 आणि c काय झाला -5. हा ऍक्च्युअली तुम्ही ह्या लाईन वरच्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट काढले. कळलं का? हो सर. If cos alpha, cos beta, cos gamma are the direction cosines of a line, then the value of sin square alpha, sin square beta, sin square gamma. किती सोपा प्रश्न आहे. sin square beta plus sin square gamma याची तुम्हाला व्हॅल्यू काढायची. तुम्हाला काय दिलंय? cos alpha, cos beta, cos gamma काय डायरेक्शन कोसाइन एक. cos alpha, cos beta, cos gamma डायरेक्शन कोसाइन्स आहेत लाईनचे. म्हणजे cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma फॉर्म्युला डायरेक्ट. ऐकून घ्या. फॉर्म्युला आहे पण तुम्ही काढू बी शकतात ना. तुम्हाला sin square alpha, sin square beta, sin square gamma काढायचं आहे. sin square alpha लिहा 1 - cos square alpha, sin square beta लिहा 1 - cos square beta, sin square gamma लिहा 1 - cos square gamma. आता या तिघांमधून मायनस साइन कॉमन काढा. 1 + 1 + 1 3. तिघांमधून मायनस साइन कॉमन काढलं cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. आता याची व्हॅल्यू काय येते? 1 3 कारण हे x square plus m square plus n square आहे ना. डायरेक्शन कोसाइन्स cos alpha, cos beta, cos gamma त्याला LN ने डिनोट करतो ना. त्यांच्या स्क्वेअरची ऍडिशन 1 येते म्हणजे व्हॅल्यू काय आली याची 2. तुम्ही याला सिम्प्लिफाय केलं ना. हो. तोड का मुतच केलं. हां 10 बघा. LMN आर डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ अ लाइन. एका लाईनचे डायरेक्शन कोसाइन्स आहेत बरं ते LMN. तर ते म्हणताय देन LI कॅप प्लस MJ कॅप प्लस NK कॅप काय असणार आहे? null vector, unit vector along the line, any vector along the line, a vector perpendicular. काय along? तुम्हाला लक्षात येते का? एक लाईन आहे
तिचे डायरेक्शन कोसाइन्स आहेत एलिमेंट. एका लाईनचे डायरेक्शन कोसाइन्स एलिमेंट आहे. ते एलिमेंटला जर तुम्ही आय कॅप जे कॅप के कॅप सोबत घेतलं तर त्या लाईनच्या अलाउंग जो बी वेक्टर असेल त्याचा युनिट वेक्टर असतो. कारण लक्षात घ्या, कोणत्या बी लाईनच्या अलाउंग जर तुम्ही वेक्टर घेतलं आणि त्याला त्याच्या मॅग्निट्यूडने डिवाइड केलं तर तुम्हाला आय कॅप जे कॅप के कॅपचे कोएफिशिएंट एलिमेंट भेटतात ना. हो सर. आता मी बघितलं ना आपण याच्यामध्ये प्लेनच्या याच्यामध्ये नाही बघितलं का आपण येस सर. लाईनचं इक्वेशन आणि त्याला मॅग्निट्यूडने डिवाइड केलं तर कंपाऊंड्स काय येतात, डायरेक्शन कोसाइन्स येतात ना. ठीक आहे. सर नाही परत सांगा. हे बघा तुमच्याकडे एक वेक्टर आहे ए बार, ज्याला तुम्ही ए1 आय कॅप प्लस ए2 जे कॅप प्लस ए3 के कॅप लिहिलं. बरोबर. आता हा वेक्टर कोणत्या कोणत्या लाईनच्या अलोंग आहे, बरोबर आहे. मग आता तुम्ही मला सांगा ह्या वेक्टरचा जर तुम्ही युनिट वेक्टर लिहिला ए कॅप तो कसा लिहिता तुम्ही, ए बार. वेक्टर बरोबर अपॉन मॅग्निट्यूड डिवाइडेड बाय इट्स मॅग्निट्यूड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस a3 स्क्वेअर. मग याला जर तुम्ही सेपरेट केलं तर a1 बाय हे काय होतं एल होतं एल हा एल आय कॅप प्लस एम जे कॅप प्लस एन के कॅप. मग कुठल्याही लाईनच्या अलोंग जो वेक्टर आहे त्याचे जर कंपोनंट्स एलिमेंट एन असतील डायरेक्शन कोसाइन्स तर तो त्या वेक्टरचा युनिट वेक्टर असणार आहे ना. यस सर. त्या लाईनच्या अलोंग असणारे वेक्टरचे युनिट वेक्टर असणार आहे. चलिए आज यही पर रुक जाते हैं, बाकी क्वेश्चंस कर ते लेते हैं. मग